तो मंच पे एक बार फिर से शानदार एंट्री दीपा मलिक जी ने की है और अब हमें तो आदत हो गई है बिकॉज एज अ पर्सन हु हैज बीन फॉलोइंग पैरा स्पोर्ट्स 2016 से उनकी जो अचीवमेंट्स है फील्ड पे वो आपको चौंका सकती है, लेकिन फील्ड के बाहर वो कितना कुछ सोचती हैं, कितना कुछ करती हैं। बहुत क्लोज रिलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड हम लोग के रहे हैं। तो एज अ पर्सनल फ्रेंड ऑल्सो आई रियली वेलकम यू टू स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन। थैंक और यू। ये जो पूरा फाउंडेशन बना है आज, ये आधिकारिक रूप से उनका वो इसमें नहीं है किसी भी ओहदे पे, लेकिन ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनको किसी ओहदे, कद या पद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस जो स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की जो विजन है वो इन्हीं के पास से आया है। और कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, ये आज इनके हस्बैंड का बर्थडे है, लेकिन ये छोड़ के आज ये यहाँ पे आज हमें सिर्फ इनसे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स इनका इंतज़ार करती हैं, लेकिन आज हमें सिर्फ प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। अब कहाँ से शुरू करें, ये मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि शुरुआत से ही आपका जो जीवन रहा है वो प्रेरणादायक रहा है। लेकिन एथलीट होना क्या वॉज एन ऑटोमेटिक चॉइस आपकी थी, या फिर प्रकृति जो है या कुदरत आपको इस तरफ धकेलता चला गया? देखिए, बचपन में तो डेफिनेटली आई वॉज इन लव विद आउटडोर्स। और मैं बहुत एक लकी चाइल्ड रही हूँ जिसके माँ बाप ने खिलौनों को, कपड़ों को, कलर्स को कोई जेंडर नहीं दिया। भाई अगर बैट बॉल से खेलता था तो वही बैट बॉल से मैं खेलती थी। और ये बहुत बड़ा धन्यवाद है पिता को, माता को, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे गुड़िया और किचन सेट पहले थमा दिया होता तो शायद मेरी बीमारी नहीं पकड़ में आती। क्योंकि मैं मैम से भी शेयर कर रही थी, जामनगर में ही मेरे फादर पोस्टेड थे, मैं 5 वर्ष की थी। और शाम का एक रूटीन होता था कि मेरी माँ को अक्सर सारे पड़ोसी चिल्लाते हुए सुनते थे, दीपा घर आ जाओ, दीपा कहाँ खेल रही हो, दीपा किधर हो। और उस वो वक्त होता था जब मेरे पापा अपने आर्मी गेम्स से वापस लौटे होते थे, और यही क्योस रोज चलता था कि दीपा नहीं मिल रही, दीपा कहाँ खेल रही है। छोटी बच्ची थी। और फिर कुछ दिन पिता घर आए और उन्हें ये क्योस नहीं दिखा कि दीपा बाहर नहीं है। और उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी पड़ोसनों के साथ बाहर खड़ी थी, बातें कर रही थी, बोली दीपा आजकल बाहर नहीं दिखाई देती। तो पड़ोसन आंटी ने बोला, ओ शी इज़ फाइनली बिहेविंग लाइक अ गर्ल, नाउ डेज शी इज़ प्लेइंग विद डॉल्स। एंड वो एक लाइन ने मेरी बीमारी पकड़वा दी, क्योंकि पिता ने बोला जब ये बटिया खेलती भी रोज मिलती है और खेल नहीं रही है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर तकलीफ है। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था मेरे चेकअप्स का। और ऑब्वियसली 5 वर्ष की आयु में फिर डिटोरिएशन हुई, डिसेबिलिटी हुई, और 2 वर्ष तक पुणे कमांड हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट किया गया। पापा फौजी अफसर थे। और लगभग 2.5-1 वर्ष के बाद, चेकअप्स के बाद मेरी सर्जरी हुई, मेरे स्पाइनल कॉलम में ट्यूमर निकला। और पोस्ट दैट व्हेन आई वाज अबाउट 8.5 years old, 8 years old, जो rehabilitation स्टार्ट हुआ, that rehabilitation was obviously designed in a way that a young child gets entertained while exercising. And that rehabilitation was more like playing with a ball, trying to balance yourself, stand, was introduced to exercises as a very young child. And in any case, it was my innate nature which very organically translated into me playing sports. Playing sports has also been a medium of a rebel in me. बहुत थक गई थी ये सुन के कि अरे ये लड़की तो जिंदा लाश हो गई, ये तो अब पता नहीं दोबारा चलेगी या नहीं चलेगी, शरीर कितना कमज़ोर हो गया। शरीर के ऊपर इतनी टिप्पणियाँ सुनी, और एक दिव्यांग शरीर, एक बच्ची का, एक एक फीमेल चाइल्ड का, उसमें टैबूज और जुड़ गए। तो आई थिंक वहाँ से फिर मुझे लगा कि जब मैं कुछ खेलूँगी, जीतूँगी, तो मैं अपने आप को फिट का एक सर्टिफिकेट दे पाऊँगी। तो मिक्स ऑफ लव फॉर आउटडोर, लव फॉर स्पोर्ट्स, वहाँ से ये सिलसिला खेलों का शुरू हुआ। तो संगठन खेल हुआ करते थे, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, मेरे ढेरों सर्टिफिकेट्स रहे। और कॉलेज तक आते आते क्योंकि मेरी हाइट लंबी थी
ऑर्गेनिकली मुझे बास्केटबॉल में डाल दिया गया। और मुझे याद है कि मैं अजमेर यूनिवर्सिटी सोफिया कॉलेज की छात्रा थी और उस वक्त राजस्थान विमेन क्रिकेट की पहली टीम बनाई जा रही थी। तो उन्होंने बोला जो अच्छी अच्छी लंबी लंबी लड़कियां हैं जो सेहतमंद हैं उनको पकड़ो और एक क्रिकेट की टीम बनाओ। तो क्रिकेट की कॉलेज की टीम में मुझे जोड़ा गया और उसके बाद मैं अपने स्टेट राजस्थान से खेली, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेली। पर वो सिलसिला लंबा नहीं चला क्योंकि मुझे प्यार हो गया और आज उस प्यार का जन्मदिन भी है। तो और प्यार में कुछ प्यार मोटरसाइकिलों का जुड़ गया। जी, मैं उसी पर आने वाला था हाँ। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल के मैदान में, बल्कि किसने सोचा था कि जो कुदरत ने जिसे व्हीलचेयर तक सीमित कर दिया है, उन्होंने अपने आप को कभी किसी की सीमा में नहीं बांधा। और 2 व्हील तो छोड़िए, वो 4 व्हील्स और न जाने कितने मोटर रैलीज आपने कर डाले। तो वो सिलसिला कैसा था? सिलसिला यूँ था कि आई ऑलवेज से दैट माई मैरिज वॉज लव कम अरेंज। माई मैरिज, द लव फॉर व्हील्स मेड माई मैरिज अरेंज्ड। आई लव्ड बाइक्स। शर्त थी कि शादी तभी करूँगी जब मोटरसाइकिल दोगे। और बहुत हमने राइड्स करी एज अ हस्बैंड वाइफ। तब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होता था तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर शायद मैं नहीं बन पाई। आज के ज़माने में होता तो मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई होती। लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। और लेकिन पहली बिटिया हुई, 14 महीने में बिटिया का एक्सीडेंट हुआ। हेड इंजरी की वजह से वो भी पैरालाइज्ड हुई। मेरा बचपन पैरालिसिस में गुजरा, मेरी बड़ी बेटी का बचपन पैरालिसिस में गुजरा, हेमीप्लीजिया ऑन वन साइड। वही बातें जो मैंने बचपन में सुनी 20, 22, 23 वर्ष बाद अपनी बेटी के लिए सुनी। सवाल ये उठा कि क्या हम वाकई सामाजिक तौर पे ग्रो करे हैं? क्या हमारी एजुकेशन ग्रो हुई है? हम चांद पे उतर रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक महिला बच्ची का अपंग हो जाना इतना बड़ा टैबू हो गया। और उसी के कुछ 3-1 वर्ष के बाद मेरे ट्यूमर्स वापस आने लगे, मेरी सर्जरीज हुई और मेरा छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ, मुझे स्पास्टिक पैराप्लेजिया हुआ। एक ही घर में माँ भी अपंग, बेटी भी अपंग, दोनों को पैरालिसिस, दोनों इकट्ठे रिहैबिलिटेशन के लिए जा रही हैं। तो फिर एक नकारात्मक सोच आई और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स हमारी वो बैसाखी बना जिसने हमें अपंगता से दिव्यांगता की ओर खींचा। और मेरा ही नहीं, हम पूरे संसार की एकमात्र माँ बेटी की जोड़ी हैं जो इकट्ठे एक साथ खेली हैं ग्रां प्री लेवल पे और अपने इंटरनेशनल लेवल्स पे और नेशनल लेवल्स पे और एक ही कंपटीशन से एक साथ मेडल जीत कर आई हैं। तो दुनिया ने बहुत सवाल उठाए थे शारीरिक अक्षमता पे, और मैंने अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर किया। मैंने एक गार्डन रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में, मेरे इन लॉज सेटल हुए, मेरे हस्बैंड ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और वहाँ पे मैंने एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया। लेकिन उसमें भी सवाल उठे और वहाँ से मुझे लगा कि अब इस शरीर से ही कुछ करना है। पहला कदम था जो मुझे ध्यान आया कि मुझे वापस मोटरसाइकिल चलाना है। जब मैं इस लकवाग्रस्त शरीर से एक मोटरसाइकिल चला के रिकॉर्ड बनाऊंगी तो दुनिया का नज़रिया बदलेगा। पर जब मैं उस सफ़र पे निकली तो फिर मुझे पता लगा कि पॉलिसीज़ हम जैसे व्यक्तियों के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुहिम जो एक पर्सनल थी वो फिर एक एक्टिविज़म में तब्दील हुई और मोटर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स का सहारा मिला। इन द क्वेस्ट ऑफ बीइंग अ बाइकर आई एंडेड अप बिकमिंग अ स्विमर, क्योंकि मैंने अपने शरीर को तैयार करना चाहा, बॉडी में शक्ति प्रदान हो ऐसी कि मैं मोटरसाइकिल पे इस बॉडी को बैलेंस कर सकूं, क्योंकि मेरे को तो मसल कंट्रोल नहीं है, स्पाज्म आते हैं, टॉर्सो बैलेंस नहीं है, मलमूत्र की शक्ति भी नहीं है कि कब बाथरूम जाना है, कब स्टूल पास होना है। एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियसली मनूवर्ड एंड मैनेज्ड। तो जब ऐसी महिला वो भी 36-38 साल में मोटरसाइकिल चलाएगी तो कुछ एक समाज में मैसेज जाएगा। उसकी एक्सरसाइजेस के लिए मुझे पानी में उतारा गया। पानी में उतारा गया तो मैं डूबी नहीं मतलब मैं तैरी, और वहाँ से शुरुआत हुई खेलों की। और मुझे लगा खेल भी एक माध्यम होंगे। जब
कोई मुझे मोटरसाइकिल की फंडिंग नहीं दे रहा था, कोई मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने स्विमिंग के नेशनल मेडल्स जीते और इंटरनेशनल मेडल्स जीते, मेरे ऊपर एक इंडिया का कोट आया, पीठ पे इंडिया लिखा, छाती पे तिरंगा, तो मेरी फिटनेस पे लोगों को बिलीव हुआ। मुझे मोटरसाइकिलिंग की भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिली, और उसको भी मैंने पैरेलली, क्योंकि बॉडी स्ट्रांग होने लगी खेलने से, एक्सरसाइज करने से, तो मैं और बहुत चैलेंजिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर पाई। मैंने हिमालय पे गाड़ियाँ चलाई और वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैंने रेड द हिमालय, डेजर्ट स्टॉर्म जैसी बहुत एग्रेसिवली ग्रूलिंग रैलीज, कार रैलीज करी, जिसमें मैंने गाड़ी चलाने के लिए मैंने बहुत पॉलिसीज़ के लिए लड़ाई लड़ी। 19 महीने मैंने लड़ाई लड़ी एक लाइसेंस पाने के लिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को लाइसेंस मिले, जो कि अब एक नेशनल पॉलिसी बन गई जी। है। तो ये आपस में एक मेल रहा, फिटनेस का, रेबल होने का और खेलों के प्यार का। वैसे तो किसी से उसकी उम्र ना पूछी जाए तो अच्छा है, लेकिन खेल आपने बहुत लेट स्टार्ट किया। ऐसा स्टेज जब लोग छोड़ देते हैं खेल को, या फिर अपने आप को इंस्पायर नहीं कर देते हैं कि यार अब तो वो उम्र हो गई, अब मैं क्या कर लूँगी। व्हाट वाज द इंस्पिरेशन कि आपने किस स्टेज में स्टार्ट किया, और फिर जो मोटिव के साथ आपने स्टार्ट किया था, क्या वो आप हासिल कर पाई हैं? डेफिनेटली हासिल कर पाई, नहीं तो मेरे नाम के आगे न कार रैलिस्ट जुड़ता, न बाइकर जुड़ता, ना मैं भारत की पहली महिला बन पाती जो पैरालंपिक का मेडल जीत के लौटी। पद्मश्री भी मिला, खेल रत्न भी मिला, अर्जुन पुरस्कार भी मिला। तो बदलाव का ये सब वो हिस्सा ही रहा। 36 वर्ष की उम्र में मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी। 40 वर्ष की उम्र में 2010 कॉमनवेल्थ खेल मुझे दिल्ली लेकर आए, और फिर मैं दिल्ली में ही बस गई, क्योंकि खेलों को समर्पित कर दिया। जब दिल्ली आई और कॉमनवेल्थ के प्रांगण में खेली, तो ये देखा कि जहाँ पे एबल बॉडी खेल रहे हैं, क्योंकि उसका फॉर्मेट ये है, और मुझे लगता है भारत ने भी पहली बार एक ही खेल के प्रांगण में दिव्यांग खिलाड़ी जी। और एबल खिलाड़ी को देखा। जी। और शायद गवर्नमेंट का सेंसिटाइजेशन वहाँ से ज़्यादा शुरू हुआ। फिर भी इट रिमेन्ड एट अ पर्टिकुलर इवेंट, इट डिड नॉट कन्वर्ट इनटू एनी फ्यूचर प्रोग्राम्स। वहाँ पे मैं जब बैठ के खाना खाती थी, विजेंद्र थे, योगेश्वर जी थे, सरदार सिंह, संदीप सिंह, इन सब से अच्छी, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी थे, और वो सब ये बात करते थे कि हम तो एशियन गेम्स के लिए अब घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिवाली आने वाली थी, अक्टूबर का मंथ था। कह रहे इस साल तो दिवाली भी गई, सब गया, हम तो अब यहाँ से हम एशियन गेम के कैंप में जाएंगे। मेरी बिटिया तब तक बड़ी हो चुकी थी। कंप्यूटर पे उन्होंने देखा मेरी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 चल रही थी। उन्होंने देखा कि मैं तो एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइड हूँ, एशियन पैरा गेम्स होने वाले थे। तो मैंने सरकार से ये सवाल करना शुरू किया कि ये लोग तो कैंप में जा रहे हैं, हम लोग घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहीं पे हमें भी तो खेलना है, पैरा एशियन गेम खेलना है। और वहाँ से मुझे एक मकसद मिला, जो आपने कहा, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड पैरेलल जर्नी स्टार्ट हुई। मेडल जीतने का मकसद आवाज़ को बुलंद करना भी हुआ, एक मैसेज तो देना ही था एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का। और मुझे लगता है एक माँ होना भी एक बहुत बड़ी शक्ति रही, क्योंकि मुझे एक दिव्यांग बेटी को भी समाज में एक जगह बनाने देनी थी। एक दिव्यांग बेटी की माँ बन के एक रोल मॉडल बनना था कि कोई उसे अपंगता की वजह से हीन भावना ना आ जाए। तो मैं भी खेलों से जुड़ी, उसे भी खेलों से जोड़ा, और बहुत खुशी है कि आज हमारी संयुक्त पॉलिसियाँ हैं। हालांकि वो दिन नहीं भूलता जिस दिन मेरी मुलाकात चाय पे चर्चा पे आदरणीय मोदी जी से हुई थी। जी। जब उनकी प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग चल रही थी और दिल्ली के एक कार्यक्रम में मेरी उनसे मुलाकात हुई, और मेरे को बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं थी, बट मेरा बस यही था कि पॉलिसीज़ बने। और मैंने आदरणीय मोदी जी को 2 ही बात कही। मैं ये भी नहीं दावा करती कि शायद मेरी बात से ये बात हो गई, लेकिन मेरा एक प्रयत्न रहा कि मैंने उनको ये बात कही कि मैं आपको वोट तभी दूंगी जब आप मेरे खेलों को समान, एक मान सम्मान और पॉलिसी के रूप में समानता देंगे। और एक चीज़ मैंने उन्हें और कही कि अंग्रेजी में तो हम स्पेशली एबल्ड हो गए, फिजिकली चैलेंज्ड हो गए,
लेकिन हिंदी में हम अपंग और अपाहिज ही रह गए। और उस दिन पता नहीं वो शब्द मेरे मुंह से कैसे निकले, वो नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी हुए। और फिर उसके 6-7 महीने के अंदर ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा एथलीट्स को मिला लिया गया। और एक नया शब्द उन्होंने अपना जन्मदिन नवसारी में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाते हुए दिव्यांग शब्द को ईजाद किया। तो ये बदलाव जब आने लगा तो हमारे खेलों का स्तर भी बढ़ने लगा। ये स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन एक मुहिम हमने कोशिश तो की है सरकार के साथ, क्योंकि कोई अकेले तो चल नहीं सकता है। सरकार की जितना भी प्रयास है वो और ज़्यादा बेहतर लोगों तक पहुँचे, लेकिन स्त्री होने के नाते कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपने भी झेला होगा। अभी आपने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन एज एन एथलीट क्या कुछ समस्याएं आपके सामने रही बीइंग अ फीमेल? देखिए, पहली मैंने जो सबसे पहला चैलेंज झेला, हालांकि मैं इतनी एक स्पोर्ट्स पर्सन से मैरिड हूँ, आज उनका जन्मदिन भी है, बुराई नहीं करनी चाहिए लेकिन आप कर सकती हैं, उनको ये हक नहीं है लेकिन जब मैं दिल्ली खेलने आ रही थी तो कर्नल साहब को भी एक बार लगा कि ये क्या खेलना है, ऐसा क्या भूत सवार हो गया कि तुम्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना है। हालांकि मेरी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक चिंता रही होगी कि भाई ये दिव्यांग हैं, कहाँ से एक नए शहर में, और सेटल महाराष्ट्र में हो गए, बहुत दूर। तो उन्होंने मुझे डराने के लिए एक बार ये शब्द कह दिया कि भाई देख लेना, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो तुम दिल्ली जा रही हो तो ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन मैंने अपनी गाड़ी उठाई, मुझे गाड़ी चलानी आती थी, उसके अंदर मैंने अपनी व्हीलचेयर और एक सूटकेस डाला और मैं चल पड़ी। और मेरे जितने भी मोटर स्पोर्ट्स के दोस्त थे, मित्र थे, वो लोगों ने मेरे साथ गाड़ी चलाई, मुझे दिल्ली तक लाया। मेरी बेटी ने अपना, जैसे ही उनका फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और हम माँ बेटी दिल्ली आ गए। तो वहाँ पे 2 वर्ष मेरी कोई बातचीत नहीं हुई अपने पति से, ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। अगली बार जब मैं दिल्ली छोड़ने के बाद उन्हें मिली, कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में मैं थी, लेकिन वो स्पेक्टेटर स्टैंड में नहीं थे, क्योंकि मैं नाराज़ होकर घर से आई थी, जिद कर कर घर से आई थी और मात्र एक कमरे में रही। 8,000 का कमरा किराए पे रखा और वहाँ रही शाहपुर जाट की गली में, और वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग करी। जिद लगा ली कि किसी भी अब आदमी से मैं पैसे नहीं लूँगी, चाहे मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी पड़ी, चाहे मुझे लिम्का रिकॉर्ड्स बनाने पड़े मोटर स्पोर्ट्स के। उस फंडिंग को मैंने बचाया, क्योंकि तब तक हमें कोई फंडिंग नहीं मिलती थी। हाँ, हरियाणा की पॉलिसी कुछ थोड़ी बहुत अच्छी थी, नेशनल्स के कुछ पैसे मिल जाते थे। तो पहली बार जब मैं उन्हें मिली तो मैं अर्जुन पुरस्कार वाले दिन उनसे मिली, और वो दिन मेरे भाई, मेरे पति, मेरे ससुर और मेरे पिता सब आर्मी ऑफिसर्स हैं और उनके हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उस दिन वो सब अपना सेरेमोनियल छोटा मेडल रगड़ रहे थे, क्योंकि मैंने देश के लिए मेडल्स जीते थे। उनकी छाती पे वो मेडल उस दिन इसलिए लगे थे कि मेरे गले में कुछ मेडल थे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, स्त्री होना और घर छोड़ देना और घर से निकल के अपने करियर को परस्यू करना, तो उसमें चैलेंजेस खाली यही नहीं थे। जब मैं खेलने जाती थी तो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी एमिकेबल नहीं था, क्योंकि मेरे पास मल और मूत्र की शक्ति नहीं है। कई बार डायपर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता था और अभी जिम की ट्रेनिंग बाकी होती थी। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद वहाँ पे झांकियों की जो टूटे फूटी चीज़ें पड़ी थी, उनका एक बैरिकेड बनाकर उसके बीच में पार्क कर कर और वहीं योगा मैट पे लेट कर और फिर अपने डायपर्स बदल कर और वापस खेल के प्रांगण में जाती थी। बाथरूम्स तक उपलब्ध नहीं थे। और कुछ ये विचार तो मेरे को अभी भी याद है कि 2011 में, आज आप देखिए कि 2025 में 100 देशों की हमने मेज़बानी करी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की। और जब मैं 2011 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जाना चाह रही थी न्यूजीलैंड, तो हमारी फेडरेशन भी डिफंक्ट थी, उसको भी रिकग्निशन उस वक्त नहीं थी। मात्र 5 खिलाड़ी गए थे, मैं अकेली महिला थी और मेरा पहला मेडल देश के लिए आया था 2011 में। और उस मेडल की चर्चा भी नहीं हुई थी। वो बात अलग है कि बाद में अर्जुन पुरस्कार में उसके पॉइंट्स जुड़े जी। और दूसरी चीज़ महिला का मैं ये कहती हूँ कि महिला इज़ नेवर द, वो कहते हैं ना कि
नॉट द सेंटर स्टेज ऑफ फोकस। अब तो देखो बहुत चीज़ें बदल गई बदल हैं। गई। आज की डेट में अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगी, हमारे समक्ष एक महिला लीडर बैठी हैं, हमारे समक्ष एक पिता बैठे हैं जिनकी अभी अभी बेटी नए गुजरात का जो खुला है वीर सावरकर, जी। उसमें एशिया का पहला मेडल स्विमिंग में जीत कर आई हैं। एक बॉक्सर महिला हमारे साथ बैठी हैं। तो आज की डेट में तो समय बहुत बदल गया है, लेकिन उन दिनों में मैंने ये बहुत सारी चीज़ें देखी। और एक इस मंच से मेरा निवेदन हमेशा यही रहेगा कि जब भी हम 2036 की बात करते हैं या 2030 के कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, कोई भी मेज़बानी अधूरी रहेगी अगर उसमें हम पैरा खेलों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ ओलंपिक्स होता है वहीं पैरालंपिक्स भी होता है। और ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को इकट्ठे बिड करना पड़ेगा, तो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे प्रांगण को, हमारी पॉलिसी को, हमारी फंडिंग को पूरा तैयार होना पड़ेगा कि इसमें दिव्यांग खेल भी खेले जाएंगे। बिल्कुल। और शायद पैरालंपिक्स को ध्यान में रखेंगे तब ज़्यादा हमारे मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें हमारे प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, उसमें हमारे मेडल्स बहुत ज़्यादा हैं और डोपिंग के केस भी पैरालंपिक्स में बहुत कम है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जब आप पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स किसी को मेज़बानी देते हैं। अब ये तो मोटिवेशनल बात जीवन की हो गई, अब क्योंकि लंच का समय है। एक और चीज़ जिससे बहुत महिलाएं आपसे मोटिवेटेड होती हैं वो है आपका फैशन सेंस। मतलब आपके जूते, आपके कपड़े इतने मैचिंग, आपके इयररिंग्स, आपके ब्रेसलेट्स, मतलब मैं खुद बहुत बार देख चुका हूँ कि जो लोग नॉर्मल भी हैं वो भी कहते हैं दीपा जी के पास टाइम कैसे मिलता है। मैंने कहा टाइम छोड़ी, मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो वो एक जरा मुझे लगता है आज की भी जो रील मेरे इंस्टा पे जाएगी वो गेटिंग रेडी विथ नायका है। अच्छा। वो भी फैशन से रिलेटेड है। मुझे ये लगता है, मुझे जब मैं इस एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी के सफ़र पे निकल पड़ी और मैंने ये देखा कि हमेशा एक दिव्यांग महिला को बहुत ही एक कहते हैं ना दया के भाव से देखा जाता है कि शायद ये बहुत ही अबला है, बेचारी है। और मेरा सबसे बड़ा जो मेरे को वो लगा कि जिस वर्ष मैं पैरालाइज हुई, मेरा छाती का निचला हिस्सा चला गया पूरा, और लोगों ने ये कहा कि ये जिंदा लाश है, उसी के कुछ महीने पहले मैंने एक ब्यूटी पेजेंट जीता था। हमारे आर्मी में नेवी क्वीन, एक डिफेंस सर्विसेज में कंपटीशन होता है, और मेरे मन में एक विचार आया कि जस्ट 3-4 महीने पहले मुझे मेरे शरीर के लिए सराहा जा रहा था कि कितनी खूबसूरत है, 2 बेटियों की माँ है, देखो अभी भी क्राउन जीता है, शी इज़ सो फिट, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि जीवन में बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, मृत्यु या एक ऐसा जीवन जिसमें आपका छाती का निचला हिस्सा चला जाएगा, मलमूत्र नहीं रहेगा। पति कारगिल की लड़ाई में अकेले जूझी, बिटिया का इलाज पैरेलली चल रहा था क्योंकि बड़ी बिटिया का भी इलाज चला। तो मैंने बहुत संयम रखा। मैं 8 महीने सीधा एक बिस्तर पे लेटी रही जिसमें मुझे सिर्फ छत नज़र आती थी। मुझे नहीं पता चलता था कब मुझे मल पास कराया जाता था, कब मुझे अनीमा दिया जाता था। केवल जो बदबू उठती थी कमरे में उससे समझ आता था, क्योंकि मेरी पीठ को एकदम सीधा क्योंकि हड्डियाँ कटी थी, रीढ़ की जो वर्टिब्रल कॉलम्स है वो कटी थी। जब सिर्फ स्मेल आती थी तब पता चलता था कि शायद मेरा स्टूल पास हो गया है। वो हिम्मत और उसके अंदर ज़िंदगी को ढूंढना और जीने की हिम्मत रखना, क्या वो खूबसूरती नहीं थी? क्या मन को काबू करके इतनी बड़ी क्षति को अपने अंदर समेट लेना, क्या वो खूबसूरती नहीं थी? मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, ये मेरे अंदर की खूबसूरती थी। बट एक बहुत बड़ी सेइंग है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। वॉज ब्यूटी मिसिंग इन मी और इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर? क्या मेरी शरीर अपंग था या लोगों की सोच अपंग थी? तो ठान लिया था कि इस शरीर से जो ये शब्द हैं जो डिसेबिलिटी के साथ अक्सर नहीं चूज किए जाते, स्पोर्ट्स,
fitness, travel, tourism, adventure, driving, biking, swimming, playing and also fashion. महिला को खूबसूरत लगने का एक हक है और अगर स्टाइलिश रह के मैं अपने आप को खूबसूरत महसूस करती हूँ तो ये मेरा हक है. नहीं बिल्कुल, और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप वाकई में स्टाइलिश हैं, आइकन है और हजारों लोगों की प्रेरणा है. अब मुझे नहीं लगता है कि इस मंच पे जो भी इस हॉल में बैठे हैं उनके पास कोई भी ऐसा रीज़न ज़िंदगी में होना चाहिए अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता. अगर दीपा जी कर सकती हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि हम और आप नहीं कर सकते. बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी तमाम बातों पर चर्चा you, करने और के लिए. इतना- अंत करना चाहूँगा उस कविता से जो आप अक्सर सुनाया करती हैं, जो आपके पिताजी ने आपके लिए लिखी थी, अगर आपको याद हो. दीपा, मेरा फ़ोन चाहिएगा मुझे. मेरा फ़ोन पकड़ा दीजिए. दिलीप भैया कहाँ हैं? उसमें से मैं पढ़ दूंगी. आपको वही वाली सुननी है? नहीं मैं तो सुन, अब थोड़ी याद भी हो गई है. बाकी लोगों को अगर उससे ये कविता ये एक्चुअली कविता मैंने मेरे पिता के लिए लिखी थी. जी. मैंने 2018 में उन्हें खोया और 2020 में एक आह्वान आया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि हम अपने घर के आगे दिए जलाएं और एक ग्रैटिफिकेशन हम दें कोरोना वॉरियर्स को. और बड़ा डार्क समय था, सब कुछ रुक गया था, थम गया था, कोविड का समय था, सब नकारात्मकता थी हर तरफ. तो मुझे एकदम से याद आया कि इतनी सोशल मीडिया पे विवाद हुआ कि क्या दिया जलाने से कोविड चला जाएगा. और मैंने कहा दिया हमेशा प्रज्वलन, उम्मीद, प्रकाश, पॉजिटिविटी का सिंबल है. वाई पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिम्बॉलिज्म. क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जब भी डार्क समय आया मेरे पिता ने मुझे एक ही बात कही, अपना नाम सोचो, इट इज़ दीपा. किसी भी जगह का आगाज़ दीप से किया जाता है और दीपा का मतलब है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लाइट अ लैम्प देन टू कर्स द डार्क. तो पापा के शब्दों में एक कविता समर्पित करी, वहीं बालकनी में बैठ के लिखी थी कि दीप सी प्रज्वलित, सकारात्मकता को समर्पित, वीर स्वभाव से गठित, बिटिया तुम ऐसी होना. ज्ञान से दूर करना अंधकार, जुल्म का न सहना प्रहार, मानवता का करती रहो प्रचार, बिटिया तुम ऐसी होना. हृदय के हर डर को हराना, जीत के ही सर्वदा दीप जलाना, कर्मठता की शक्ति को बढ़ाना, बिटिया तुम ऐसी होना. पीड़ित को अवश्य देना दान, शिष्टाचार का करना आदान प्रदान, देश के लिए दे देना बलिदान, बिटिया तुम ऐसी होना. न करना कभी स्वयं की बड़ाई, सीखते रहना खूब करना पढ़ाई, अंधकार पे करना रोशनी की चढ़ाई, बिटिया तुम ऐसी होना. आग की ज्वाला सा, आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा. जीवन के संघर्ष से कभी डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा उम्मीद का एक नया दिया जलाना. बहुत बहुत खूबसूरत. शब्द नहीं है इन. और इस उम्मीद के दिया जलाने के लिए गीता जी, महावीर जी, SSIF का बहुत बड़ा धन्यवाद. महिलाओं के लिए खासकर आपने जो ये एक पहल करी है, क्योंकि अगर महिलाओं को खेलने हमें बाहर लाना है तो हमें समाज की सोच को भी बदलना है, हमें समाज को सिक्योर और सेफ भी बनाना है, हमें हमारे खेलों के प्रांगण को उज्जवल रखना है ताकि शाम को बच्ची पार्क में जाए तो उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी सदा बनी रहे. प्रांगण को हमें इंक्लूसिव बनाना है ताकि कोई दिव्यांग बच्ची है वो भी अपनी आइडेंटिटी, जैसे मैंने ढूंढी, मेरी बेटी ने ढूंढी और सिमरन ने, और आज नाम लिया शीतल का, प्रीति पाल, अवनी लेखरा, भाविना पटेल, ऐसे नाम जो उभर कर आए हैं और जिन्होंने अपनी पहचान में अपंगता को दिव्यांगता में परिवर्तित किया है. तो बहुत बहुत निवेदन रहेगा मेरे आगे लीडर्स भी हैं, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के कोचेस भी हैं, प्लेयर्स भी हैं,
प्रांगण बनाना आसान है, उनकी मेंटेनेंस, जैसे मैडम ने कहा, सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है। अपने खेलों के प्रांगण को मंदिर की तरह अगर आप प्रार्थनीय रखेंगे तो ज़रूर हमारा देश अव्वल नंबर पर आए।